हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम लोग जो सेल ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हम सबके एग्जाम्स के लिए, और वो क्या है, प्लास्टिड। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बेसिकली प्लास्टिड कहाँ पे होता है, तो आप सबको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कई बार कि प्लास्टिड जो होता है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। तो बेसिकली प्लास्टिड नाम किसने दिया था, तो प्लास्टिड नाम जो दिया गया था वो दिया था हेगल ने। किसने दिया था, हेगल ने दिया था। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि प्लास्टिड नाम किसने दिया था, हेगल ने दिया था। ठीक है ना, हेगल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि प्लास्टिड जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। यानी इनको जो है 3 कैटेगरीज में हमने जो है डिवाइड कर रखा है। ठीक है ना, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हो जाएंगी प्लास्टिड की, प्लास्टिड के 3 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो हो जाएगा वो आप सब जैसा कि जानते होंगे पहले से भी, ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे उसको, ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। सेकंड जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ओके। और जो थर्ड आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो प्लास्टिड बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। यहाँ पे जो ल्यूकोप्लास्ट है इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, इसको आप हिंदी में बोलते हो अवर्णी लवक। ठीक है ना, आप क्या बोलते हो इसको, अवर्णी लवक कहते हो, याद हो जाएगा आपको। और क्रोमोप्लास्ट को आपने क्या नाम दिया था, वर्णी लवक नाम दिया था। ठीक है ना, वर्णी लवक। और जो आपका क्लोरोप्लास्ट था इसको आप बोलते हो हरित लवक। क्या बोलते हो, हरित लवक। ठीक है ना। तो बेसिकली जो प्लास्टिड्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में उनको हम डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स बात की जाए अगर ल्यूकोप्लास्ट की, तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये सबसे पहला और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है। इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप सारी बातें अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे और अच्छे से उसको प्रिपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब कि कलरलेस होता है। ठीक है ना, कलरलेस होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है पिगमेंट्स नहीं पाए जाते, वर्णक नहीं नहीं पाए जाते। तो पिगमेंट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इसलिए ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। ठीक है। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम होता है संचित करना भोज्य पदार्थों को। ठीक है। तो फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, स्टोरेज। ये स्टोरेज का काम करता है। क्या चीज स्टोर करता है, फूड सब्सटेंसेस को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। तो ये स्टोरेज का काम करता है कौन, ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है स्टूडेंट्स, ये फिर से आप इसको डिवाइड कर सकते हो ना, इसको आप फिर से 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, आप मेरे साथ अपनी नोट में लिखिएगा। सबसे पहला जो होता है उसको आप बोलते हो ए ल्यूरोप्लास्ट, ए ल्यूरोप्लास्ट। ठीक है ना, ए ल्यूरोप्लास्ट, ये आपका पहला टाइप का हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है ना, ए ल्यूरोप्लास्ट। सेकंड जो आपका हो जाएगा उसको आप बोलते हो इलायोप्लास्ट, इलायो, ई एल ए आई ओ पी एल ए एस टी, इलायोप्लास्ट। ठीक है ना, ये आपका सेकंड टाइप का ल्यूकोप्लास्ट हो गया। और थर्ड जो आपका हो जाएगा बेटा उसको आप बोलते हो एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हो, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। तो इस तरह से जो है जो प्लास्टिड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एल्यूरोप्लास्ट, जिसको कि और हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट का दूसरा नाम आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीनोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और जो आपने इलायोप्लास्ट लिखा हुआ है इसका नाम इलायोप्लास्ट ही है और एमाइलोप्लास्ट आपको याद रहेगा। ठीक है ना। तो अब जैसा कि आप सबको आइडिया लग रहा होगा कि जो एल्यूरोप्लास्ट है इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रोटीन। इसमें जो है प्रोटीन स्टोर होती है। क्या स्टोर होती है, प्रोटीन। ये ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जिसमें क्या स्टोर होती है, प्रोटीन स्टोर होती है। याद हो गया, प्रोटीन स्टोर होगी किसमें, एल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटीनोप्लास्ट में। ये जो इलायोप्लास्ट है इसमें फैट का स्टोरेज होता है। किसका स्टोरेज होता है, फैट का। तो वसा का संचय कहाँ पे होता है, वसा का संचय जिस ल्यूकोप्लास्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं, इलायोप्लास्ट कहते हैं। याद हो जाएगा। और एमाइलो मतलब एमाइलम यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट लिख दिया। तो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कहाँ होगा, एमाइलोप्लास्ट में होगा। याद हो गया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब मैं इसके एग्जांपल्स भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात की जाए अगर एग्जांपल्स की, तो एल्यूरोप्लास्ट का जो बहुत अच्छा एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मेज। ठीक है ना, मेज यानी कि
मक्का, ठीक है ना। तो मक्का जो होता है ना, मक्का वो क्या है, वो एल्यूरोप्लास्ट का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे आप लोग, इसको उल्टा नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो इलायोप्लास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कास्टर का एंडोस्पर्म, यानी जो अरंडी होता है उसका जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष, ठीक है ना, एंडोस्पर्म, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी इसको। तो एंडोस्पर्म ऑफ कास्टर, ठीक है ना, अरंडी का भ्रूणपोष जो होता है उसकी बात की जा रही है, वो इलायोप्लास्ट, उसके अंदर फैट का स्टोरेज होता है। और एमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा गेहूं, यानी कि वीट, क्या हो जाएगा, वीट, ठीक है, याद हो गया। वीट जो होता है यानी कि गेहूं जो होता है वो क्या है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने क्या पढ़ा, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ लिया। तो उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, ये ऐसे प्लास्टिड होते हैं, इनका फंक्शन स्टोरेज का होता है। ये बेसिकली 3 टाइप्स के केवल होते हैं, एल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटीनोप्लास्ट जिसमें प्रोटीन का संचय होता है, एग्जाम्पल मक्का, इलायोप्लास्ट जिसमें कि फैट का संचय यानी वसा का संचय होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कास्टर का एंडोस्पर्म यानी अरंडी का भ्रूण पोष। और जो एमाइलोप्लास्ट होता है तीसरे टाइप का ल्यूकोप्लास्ट, उसमें कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, और उसका एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, क्या, गेहूं या फिर व्हीट, आप इसको उल्टा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ सेकंड टाइप का जो आपका प्लास्टिड है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। स्टूडेंट्स क्रोमोप्लास्ट तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए यहाँ पे मैं हिंट डाल देता हूँ, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। स्टूडेंट्स क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं वर्डी लवक, क्योंकि ये कलर निकालता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ये कैसा होता है, रंगीन होता है, कैसा होता है, रंगीन यानी कलरफुल होता है। तो ये रंगीन लवक है, ठीक है ना, ये कलरफुल है, रंगीन लवक है, ठीक है ना। और एक बात आपको याद रखना है कि हरे रंग को छोड़कर, ठीक है ना, ग्रीन कलर को ये नहीं बनाएगा, तो हरे रंग को छोड़कर बाकी जितने भी कलर होते हैं ना, हरे रंग को छोड़कर छोड़कर अन्य रंग प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो ये हरे 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 रंग को छोड़कर अन्य रंग क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, याद हो गया, हरे रंग को छोड़कर अन्य रंग प्रदान करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे फ्लावर्स है, तो बात की जाए अगर फ्लावर्स की, तो आप जानते हो जो फूल होता है, पुष्प होता है पौधे का, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है, ठीक है ना। तो उनके जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स मतलब उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना, उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, और साथ साथ जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स मतलब जो आपके फल होते हैं, फल फल जो आप खाते हो, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, रंगीन लवक या क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये तो आपको पता ही है कि जो फ्लावर है और साथ साथ जो फ्रूट्स हैं, इन सब में क्या होता है, इन सब में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, इन सब में क्रोमोप्लास्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए, एक तरह से ये हो गया कि फ्लावर के जो पेटल्स है उसमें भी क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, और साथ साथ जो है जो फ्रूट होता है उसमें भी क्रोमोप्लास्ट होता है, इसीलिए ये सब जो है कई तरह के कलर्स के होते हैं, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चा, कि इनमें इनमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट, कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट होते हैं, किसमें होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में। तो क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं कैरोटिनॉइड्स, ठीक है ना। तो कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इस तरह से आगे बताऊं, कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट का मतलब क्या हो गया, कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट का मतलब हो गया कैरोटीन, कैरोटीन्स हो गए, ठीक है ना, और ज़ैंथोफिल हो गया, ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल जो होते हैं, ये क्या है, ये है कैरोटिनॉइड पिगमेंट, ठीक है ना। अब इसमें जो कैरोटीन है आपका, कैरोटीन ये एक पिगमेंट है, कैरोटीन क्या है, एक पिगमेंट है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट है। तो ये जो कैरोटीन्स होते हैं ये भी कई टाइप के होते हैं, जैसे अल्फा कैरोटीन हो गया, अल्फा कैरोटीन, ठीक है ना, बीटा कैरोटीन हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, ठीक है, गामा कैरोटीन हो गया, गामा कैरोटीन हो गया। ये सारे क्या है, ये सारे जो है कैरोटीन्स हैं, ये सारे कैरोटीन्स के टाइप हैं। तो कैरोटीन्स जितने भी होते हैं और ज़ैंथोफिल सबको मिलाकर हम कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट कहते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर बीटा कैरोटीन देखिए, यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो बीटा कैरोटीन्स होते हैं ये विटामिन ए के सोर्स होते हैं। किसके सोर्स होते हैं? विटामिन ए के। ये तो आपको पता होना चाहिए कि बीटा कैरोटीन क्या होते हैं, विटामिन ए के क्या है, सोर्स हैं, स्रोत हैं, ठीक है ना। इनसे विटामिन ए प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो विटामिन ए के सोर्स कौन है? बीटा कैरोटीन, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये जो कैरोटीनाइड्स होते हैं ना, ये जो कैरोटीनाइड्स होते हैं, ये कैरोटीनॉइड बेसिकली कौन कौन से कलर को प्रोड्यूस करते हैं? तो ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, यानी कि जो कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल हैं, ये कैरोटीनॉइड्स, ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, इनसे कलर कौन कौन सा निकलेगा? तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर रेड, रेड और येलो, रेड, येलो और ऑरेंज, ठीक है ना। ये बेसिकली ये 3 कलर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रेड, येलो और ऑरेंज, याद हो गया। ये जो 3 रंग है ना, ये 3 रंग किससे निकलते हैं? कैरोटीनॉइड से। तो कैरोटीनॉइड बेसिकली रेड, येलो और ऑरेंज कलर को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए आप थोड़ा सा मैं क्रोमोप्लास्ट के टाइप भी आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे हिंट डाल दिया टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ओके। तो बात की जाए अगर वर्णी लवक के प्रकार की, तो वर्णी लवक जैसा कि मैंने इससे पहले आपको, जब मैंने आपको ल्यूकोप्लास्ट पढ़ाया तो वहाँ पे मैंने 3 टाइप्स बताए थे, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और इमाइलोप्लास्ट। सेम वैसे ही जब मैं क्रोमोप्लास्ट अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी बेसिकली जो होते हैं ना, ये कई टाइप्स के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है, ये सबसे पहला जो होता है वो आपको याद रखना है। क्या वो सबसे पहला जो हो जाएगा बेटा, उसका नाम आपका है रोडोप्लास्ट। क्या नाम है? रोडोप्लास्ट, याद हो जाएगा आपको, रोडोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट। बेटा रोडो मीन्स रेड होता है, तो रोडोप्लास्ट जो आपका क्रोमोप्लास्ट है, तो रोडोप्लास्ट से अब आपको आइडिया लग गया होगा ये क्या करता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? सबसे पहले ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है रेड एल्गी में। कहाँ पर? रेड एल्गी में, ठीक है ना। यानी जो लाल शैवालें होती हैं उनके अंदर होता है क्या? रोडोप्लास्ट, ठीक है ना। और इनमें पिगमेंट्स कौन से होते हैं? तो मैं आपको पिगमेंट्स बता दूं। तो यहाँ पे जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स वो आपके कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी, ठीक है ना। तो ये 2 पिगमेंट्स यहाँ पर पाए जाएंगे। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए पाया जाएगा और क्लोरोफिल बी पाया जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पिगमेंट्स, ठीक है ना, रोडोप्लास्ट टाइप के क्रोमोप्लास्ट में। सेकंड जो आपका क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा बेटा, उसको आप बोलते हो, उसको आप बोलते हो फियोप्लास्ट। फियो, PHAEO, फियोप्लास्ट। तो जो फियोप्लास्ट होता है ना, फियो का मतलब क्या होता है? फियो का मतलब ब्राउन होता है। तो याद रखेंगे आप, फियोप्लास्ट ऐसा क्रोमोप्लास्ट है जिससे किस कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है? ब्राउन, याद रहेगा, ब्राउन, ठीक है ना, BROWN। इससे ब्राउन कलर प्राप्त होता है। तो ये ब्राउन एल्गी जो होती है ना, उनके अंदर पाया जाता है। किनमें? ब्राउन एल्गी में, जो बुरी शैवालें होती हैं उनके अंदर होता है। और इनमें पिगमेंट्स कौन से होते हैं? तो बात की जाएगा पिगमेंट्स की, तो फियोप्लास्ट जो कि ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, इनमें पिगमेंट्स की बात की जाए तो पिगमेंट्स यहाँ पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। कौन कौन सा? क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल सी होता है। याद रहेगा आपको, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी, ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल सी। चलिए, ये तो हो गया फियोप्लास्ट। अब मैं तीसरा भी आपको यहीं पे बता देता हूँ। तीसरा जो टाइप आपका हो जाएगा, टाइप वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा क्रोमेटोफोर। क्या हो जाएगा बच्चों? क्रोमेटोफोर। तो तीसरा जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रोमेटोफोर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CHROMATOPHORE, क्रोमेटोफोर। ये तीसरे टाइप का आपका क्या है? क्रोमोप्लास्ट है, याद रहेगा। तो क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर की बात की जाए तो क्रोमेटोफोर्स कहाँ होते हैं? तो बेटा क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पर? वो पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। कहाँ पर? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए,
ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, और किस में पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाएंगे, और साथ साथ पाए जाएंगे जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ओके। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और साथ साथ जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पिगमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, तो पिगमेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे आपके, ओके, तो पिगमेंट्स आपके जो हो जाएंगे यहाँ पे, वो आपके हो जाएंगे क्या क्या, वो आपके हो जाएंगे आर आर फाइकोसाइनिन, ठीक है ना, कौन सा, आर फाइकोसाइनिन, याद हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर फाइकोसाइनिन, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिगमेंट्स आपका आर फाइकोसाइनिन, एक तो आपका ये पिगमेंट हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा आर फाइको एरेथ्रिन, ठीक है ना, आर फाइको एरिथ्रिन, आर फाइको एरिथ्रिन, ठीक है ना। तो ये दो पिगमेंट्स हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये किस में पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो क्रोमेटोफोर के पिगमेंट्स आपको याद हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताया। देखिए मैंने क्रोमोप्लास्ट के बारे में कुछ बहुत बहुत ज़रूरी बातें आपको बताई हैं, आपको उसको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, कि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इनमें कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और ये जो कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं इनमें कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल दो टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटीन्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के बेसिकली होते हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। और इसमें बीटा कैरोटीन जो होता है वो क्या होता है, विटामिन ए का सोर्स होता है। अब जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो रेड, येलो और ऑरेंज कलर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो बेसिकली कौन से कलर को प्रोड्यूस करते हैं, रेड, येलो और ऑरेंज कलर को, ठीक है ना। ये आपने याद रखने वाली चीज़ है, इसको आपको नहीं भूलना है, ठीक है ना। दूसरी बात बच्चों क्या, कि अगर बात की जाए क्रोमोप्लास्ट के टाइप्स की, तो यहाँ पर जो वर्णी लवक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, तो वर्णी लवक के जो 3 प्रकार मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है फियोप्लास्ट, दूसरा मैंने लिखा हुआ है रोडोप्लास्ट, और तीसरा मैंने लिखा है क्रोमेटोफोर। तो फियोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, कहाँ पे पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, ठीक है ना। रोडोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, रेड एल्गी में, लाल शैवाल में पाया जाता है। और जो तीसरे टाइप का क्रोमेटोफोर वो कहाँ पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। और साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर भी ये पाया जाता है। सबके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स, वो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, क्रोमोप्लास्ट के बारे में भी पढ़ा दिया। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं तीसरे टाइप का जो प्लास्टिड है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तीसरा जो है वो कौन सा है, तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब हिंट डाल दिया, क्लोरोप्लास्ट तीसरा टाइप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधों में वो इसी क्लोरोप्लास्ट के भीतर होता है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हम इसको बोलते हैं हरित लवक। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो टाइप का प्लास्टिड है ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। तो हरित लवक की बात की जाए, सबसे पहले सबसे पहले अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको कलर पता होना चाहिए, कौन सा कलर ये प्रोड्यूस करता है, ग्रीन कलर, हरा रंग। तो ये केवल और केवल जो है ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करता है। इसका संबंध किससे, हरे रंग से, ठीक है ना, ग्रीन कलर से, ठीक, ओके। तो ये आपको एक बार याद हो गई होगी, ठीक है। दूसरी बात स्टूडेंट्स क्या, कि ग्रीन कलर के अलावा बात की जाए इसकी साइज़ की, तो क्लोरोप्लास्ट की साइज़ भी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली इसकी जो साइज़ होती है वो होती है 4 से लेकर 8 माइक्रॉन, 4 टू 8 माइक्रॉन, 4 टू 8 माइक्रॉन होती है, ठीक है ना। इसकी शेप की बात की जाए तो इसका जो शेप होता है वो आपका कई तरह का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो शेप है
वो मेनली कैसा होता है, लेंस के शेप का होता है, लेंस के शेप का, ये लेंस के शेप का होता है, ओवॉइड होता है, ओवॉइड होता है, लेंस के शेप का होता है, ओवॉइड होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है ना, स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। तो ये लेंस के शेप का होता है, ओवॉइड होता है, स्फेरिकल होता है। लेकिन बेसिकली ये किसमें, जो हायर प्लांट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट का शेप जो होता है वो कैसा होता है, लेंस के शेप का होता है, या ओवॉइड होता है, या फिर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो और जो एल्गीज हैं, जो लोअर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट के शेप में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के शेप में, क्लोरोप्लास्ट के शेप में सबसे ज़्यादा वेरिएशन, सबसे ज़्यादा वेरिएशन यानी विभिन्नताएं, सबसे ज़्यादा वेरिएशन, सबसे ज़्यादा वेरिएशंस कहाँ पे देखने को मिलती है, एल्गी में, एल्गी यानी शैवालों में। तो जो एल्गी होती है उसमें, एल्गी में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात थी कि अगर बात की जाए क्लोरोप्लास्ट के शेप में वेरिएशन की, तो क्लोरोप्लास्ट के शेप में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आप कहाँ देखते हो, एल्गी में देखते हो। कहाँ पर देखते हो, एल्गी में, ठीक ना। तो एल्गी में, क्योंकि तरह तरह की एल्गी हैं, बहुत सारी एल्गी की क्लासेज हैं और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, तो उनके अंदर ऐसा देखा जाता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका शेप सब जगह एक जैसा नहीं होता है। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर कैसे कैसे शेप का होता है, तो सबसे पहले जैसे कि कप शेप, तो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, कप के आकार का, कप के आकार का जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ होता है, तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट आपका कहाँ पाया जाता है बेटा, वो पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। याद रहेगा आपको, इसको नहीं भूलेंगे, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है और उसके अंदर जो है आपको कप शेप क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। सेकंड आपका जो हो जाएगा वो है गिरडल शेप, गिरडल मेखलाकार, गिरडल शेप, गिरडल शेप। और गिरडल शेप आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यूलोथ्रिक्स में, किसमें, यूलोथ्रिक्स, ओके। यूलोथ्रिक्स में आपको कैसा दिखेगा, गिरडल शेप क्लोरोप्लास्ट दिखेगा। तीसरा जो हो जाएगा वो है स्टार शेप, स्टार शेप, तारे के आकार का क्लोरोप्लास्ट। तो स्टार शेप जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपको कौन सी एल्गी में देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है जिग्नेमा में, किसमें, जिग्नेमा, GYZYGNEMA। तो जिग्नेमा जो है इस एल्गी में आपको कैसा देखने को मिलेगा, स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। अगला जो आपका हो जाएगा वो है स्पाइरल, सर्पिलाकार। तो स्पाइरल आप सबको पता होगा, स्पाइरल शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसमें होता है, तो आप सबको पता होना चाहिए स्पाइरोगायरा में, क्योंकि उसका नाम इसीलिए स्पाइरोगायरा रखा गया है, ठीक है। स्पाइरोगायरा आप सब ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो स्पाइरोगायरा जो एल्गी होती है उसका नाम ही स्पाइरोगायरा में, स्पाइरो वर्ड यहीं से आया है कि उसमें जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है वो कैसा होता है, स्पाइरल होता है, इसलिए उसका नाम स्पाइरोगायरा रखा गया है, ठीक है ना। अगला जो हो जाएगा वो है डिस्कॉइड, डिस्कॉइड मीन चपटा। अगर डिस्कॉइड की बात करें, डिस्क्वाइड शेप किसमें होता है, तो डिस्क्वाइड शेप जो क्लोरोप्लास्ट आपका पाया जाता है बेटा, वो पाया जाता है वाउचेरिया में, किसमें, वाउचेरिया, आपने सुन रखा होगा, पढ़ा भी होगा। वाउचेरिया एल्गी है, तो उसके अंदर जो है वाउचेरिया नाम की एल्गी में कैसा होता है, डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। याद हो गया, भूलेंगे तो नहीं। और लास्ट में एक शेप और आपका है जालिकावत यानी कि रेटिकुलेट, रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट का मतलब जाल के जैसा, नेट लाइक। तो रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट जो होगा रेटिकुलेट शेप्ड का, वो आपका पाया जाएगा किसमें, तो मैं आपको बता दूं, रेटिकुलेट शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लैडोफोरा में, किसमें, क्लैडोफोरा और ओइडोगोनियम में, ठीक है ना। तो क्लैडोफोरा, CLADOPHORA, क्लैडोफोरा में भी पाया जाता है और साथ साथ किसमें जाता है, ओइडोगोनियम में, ठीक है ना।
ओइडोगोनियम। तो ये दो शैवालों में जो है आपको कैसा मिलेगा, रेटिकुलेट शेप का क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि क्लोरोप्लास्ट के शेप में सबसे ज्यादा जो वेरिएशन है वो आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, एल्गी में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे जो कप शेप्ड है, तो कप शेप आपका कप शेप किसमें है, सबसे पहला क्या है, कप शेप्ड है, तो कप शेप्ड आपका क्लेमाइडोमोनास आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या है, गिर्डल शेप है, मेखलाकार, मेखलाकार किसमें, यूलोथ्रिक्स में। स्टार शेप आपको याद हो गया होगा, जिग्निमा में पाया जाता है। स्पाइरल भी आपको याद हो गया होगा, स्पाइरल स्पायरोगारा में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह से जो डिस्कॉइड यानी चपटा जो होता है वो वाउचेरिया में पाया जाता है, किसमें, वाउचेरिया में पाया जाता है। और साथ साथ जो जालिकावत यानी रेटिकुलेट शेप्ड का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो हरित लवक होता है, वो किसमें होता है, वो आपका दो एल्गी मैंने यहाँ पे लिखवाया है, क्लेडोफोरा लिखवाया है और साथ साथ ओइडोगोनियम लिखवाया है। तो इनमें जो है कैसा पाया जाता है, रेटिकुलेट शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये तो हो गया कलर, साइज, शेप, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा संख्या की बात करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है वो सेल में कितना होता है, यानी एक कोशिका में कितनी संख्या में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो बात की जाए अगर संख्या की, यानी कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप ये रखिए, जो एक वन, अगर बात की जाए संख्या की, वन सिंगल, वन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। तो केवल एक क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, किसकी सेल में पाया जाता है, ठीक है ना। तो केवल एक क्लोरोप्लास्ट जो आपका है वो पाया जाता है बेटा किसमें, वो पाया जाता है आपका क्लोरेला, किसमें, क्लोरेला में। याद हो गया, क्लोरेला, क्लोरेला क्या है, एल्गी है। तो एल्गी है ये क्लोरेला और इसके अंदर केवल एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास के अंदर भी, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना। और यूलोथ्रिक्स में, किसमें, यूलोथ्रिक्स। चलिए, तो इन तीनों में जो है केवल कितना होता है, एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एक सेल में कितना होता है, एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है केवल। इसी तरह से अगर देखा जाए दो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो दो क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी आपको याद रखना है किसमें, ओके। तो दो क्लोरोप्लास्ट जो आपके पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं किसमें, जिग्निमा में, जिग्निमा में। और इससे पहले मैंने आपको बताया भी कि जिग्निमा में कैसा होता है, स्टार शेप होता है, ठीक है ना। तो जिग्निमा जो है इस एल्गी में कितने होते हैं, एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दो क्लोरोप्लास्ट केवल पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से 2 से लेकर 14, कितना, 2 से लेकर 14, ठीक है ना, 2 से लेकर 14 क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाएगा बेटा, तो आपको याद रखना है 2 से 14 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा में, जिसमें स्पाइरल शेप के होते हैं, आपको जैसा मैंने बताया इससे पहले, स्पाइरोगायरा में। तो स्पाइरोगायरा में कितने होते हैं, 2 से 14 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना। याद हो गया आपको। चलिए, तो ये तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया क्या, ये तो मैंने आपको लोअर प्लांट्स में एल्गी में बता दिया। इसके अलावा जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर अगर बात की जाए, तो हायर प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है पर सेल, वो मैं आपको बता दूं, वो होता है 20 से लेकर 40, ठीक है ना, 20 to 40, 20 से लेकर 40, ठीक है, पर सेल, ठीक है ना, पर सेल 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं प्रति कोशिका में, प्रति कोशिका में। किन में पाए जाते हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है ना, जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म जो होते हैं, ठीक है, हायर प्लांट्स, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा सारा कुछ, कि संख्या भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है ना। संख्या भी आपको याद रखनी है कि एक क्लोरोप्लास्ट क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास सिलोजिक्स में होता है और दो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिग्निमा में। स्पायरोगारा में 2 से 14 क्लोरोप्लास्ट होते हैं और हायर प्लांट्स में 20 से लेकर 40 प्रति कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में।
स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी स्टूडेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि बेसिकली इसका रिलेशन होता है जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये बात आती है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाना चाहिए, और अगर आपको वो नहीं समझ में आया है तो आपको आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। तो बात की जाए अगर स्ट्रक्चर की, तो मैं आप सबके सामने यहाँ पर जो है बनाने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर इसका, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होती है, दो मेम्ब्रेन्स होती है। तो अगर बात की जाए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की, तो ये इस तरह से डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ओके, तो इस तरह से ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स आपकी है। सबसे बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में था डबल मेम्ब्रेन थी, तो सेम वैसे यहाँ पर भी अंदर वाली आपकी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। और यहाँ पर इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भी स्पेस है ना, तो उस जगह को आप क्या बोलोगे, उस जगह को आप बोलोगे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या बोलोगे, पेरी पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। और ये कितने एंगस्ट्रॉन का होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये कितना था, 100 एंगस्ट्रॉन का था। यहाँ पर भी ये कितना है, 100 एंगस्ट्रॉन का है। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस था जो आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में था, वो 100 एंगस्ट्रॉन का था। सेम वैसे यहाँ पर पेरी प्लास्टिडियल स्पेस भी कितना है, 100 एंगस्ट्रॉन का ही होता है। ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर अंदर क्या होता है, प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स होता है। तो ये जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन है, ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन, उसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रोमा कहते हो। क्या बोलते हो बेटा, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या हो गया, इसका मैट्रिक्स वाला पोर्शन हो गया। ठीक है ना। स्ट्रोमा क्या हो गया, मैट्रिक्स वाला पोर्शन हो गया। ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो क्या, कि यहाँ पर जो है तमाम कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब ये सारे जो कॉइन लाइक सिक्के के समान रचनाएं हैं, ये सिक्के की समान रचनाएं जो होती है ना, वो अकेली नहीं होती, वो समूह में होती है। ठीक है ना। तो पूरा एक सिक्के की समान रचनाओं का क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है ना। और इस पूरे ग्रुप को आप क्या बोलते हो, इस पूरे ग्रुप को आप बोलते हो, इस पूरे ग्रुप को आप बोलते हो ग्रेना। क्या बोलते हो, ग्रेना। तो इस तरह से क्या होता है, सिक्के समान रचनाओं का क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है। चलिए, और ये इस ग्रुप को आप क्या बोलते हो, ग्रेना बोलते हो। और हर एक सिक्के समान रचना को आप क्या बोलते हो, थैलेक्वाइड बोलते हो। क्या बोलते हो, थैलेक्वाइड। याद रहेगा आपको। सिंगल कॉइन को क्या बोलोगे, थैलेक्वाइड बोलोगे। और पूरे ग्रुप को, पूरा जो एक खंबा बन गया आपका, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ग्रेनम। क्या बोलोगे, ग्रेनम। या प्लूरल में जब आप बोलोगे तो बोलोगे क्या, ग्रेना। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये सब क्या है, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए ग्रेना। ठीक है ना। तो ये आपको याद रहेगा। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे, इसको आप बोलोगे, ओके, इसको आप बोलोगे क्या, चलिए, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ग्रेना, ग्रेना या ग्रेना। ठीक है ना। ठीक है। ओके। अच्छा, तो ये तो आपका क्या हो गया, ग्रेना हो गया पूरा। ठीक है ना। और एक जो सिक्का आपका होगा सिंगल, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे थैलेक्वाइड। क्या बोलना है इसको, थैलेक्वाइड। THALEKOID। याद हो गया। इसको आप क्या बोलोगे, थैलेक्वाइड बोलोगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये सारे जो थैलेक्वाइड्स होते हैं ना, ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। ये आपस में इस तरह से क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है ना। ऐसे ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है ना। और ये जिन स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रेट चैनल। क्या बोलते हैं, फ्रेट, फ्रेट चैनल, फ्रेट चैनल। ठीक है ना। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमेली। ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, और इन मेम्ब्रेन से क्या होता है, सारे जितने भी ग्रेनम होते हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं।
सारे ग्रेनम्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए इनको फ्रेट चैनल या फिर स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ठीक है ना बेटा। अब ये जो थैलेक्वाइड्स हैं, हर थैलेक्वाइड्स के अंदर क्या होता है, थैलेक्वाइड्स के अंदर आपको याद रखना है, थैलेक्वाइड्स के अंदर क्या होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं थैलेक्वाइड्स के अंदर। और उन स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो, उन स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हो क्वांटासोम। क्या बोलते हो, क्वांटासोम, जिनके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। क्वांटासोम याद रहेगा आपको, ठीक है ना। तो प्रत्येक थैलेक्वाइड के क्या होते हैं, क्वांटासोम होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओवरऑल बेटा यहाँ पर याद रखिए कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, आपको भूलना नहीं है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और जब मैं आपको प्रकाश संश्लेषण आगे पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें बेसिकली दो स्टेप होते हैं, एक आपका होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा आपका होता है डार्क रिएक्शन, यानी एक प्रकाशी की अभिक्रिया होती है और एक अप्रकाशी की अभिक्रिया होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्ट्रोमा होता है ना, स्ट्रोमा वाला यानी मैट्रिक्स वाला जो पोर्शन होता है, स्ट्रोमा क्या है, मैट्रिक्स वाला पोर्शन है ना, इसका आधारभूत प्रोटीनेशियस सबस्टेंस यही है ना, कौन सा, स्ट्रोमा जिसको बोलते हैं। तो स्ट्रोमा में बेसिकली क्या होता है, स्ट्रोमा में आपका पाया जाता है क्या, डार्क रिएक्शन। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का कौन सा वाला चरण होता है, अंधकार अभिक्रिया वाला, यानी डार्क रिएक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपको होता है स्ट्रोमा, ठीक है ना। और इसी तरह से जो ग्रेना होता है ना, ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है, लाइट रिएक्शन, यानी प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाशिक चरण है वो कहाँ पे होता है, ग्रेनम में होता है, ग्रेनम में होता है, ठीक है ना। क्योंकि ग्रेनम में क्या होते हैं, थैलेक्वाइड से ग्रेनम बना हुआ है और थैलेक्वाइड्स में क्वांटासोम है, उनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के अणु क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है ना बेटा। इसलिए ग्रेनम में क्या होता है, ग्रेनम में होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर था आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल बहुत ही आसान है और आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, अंदर क्या है, अंदर एक बेसिक प्रोटीन है जिसको आप क्या बोलते हो, स्टोमा बोलते हो। क्या बोलते हो, स्टोमा बोलते हो, ये नाम आप बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है ना। और उसके अलावा जो सिक्के समान रचनाओं का समूह है उसको आप क्या बोलते हो, ग्रेना बोलते हो, ठीक है ना। और ग्रेना में हर एक जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको आप क्या बोलते हो, थैलेक्वाइड बोलते हो। क्या बोलते हो, थैलेक्वाइड, ठीक है ना। और थैलेक्वाइड्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, क्वांटासोम कहते हो। क्वांटासोम के अंदर क्या होगा, मैंने अभी बताया आपको, क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाता है, अभी मैं आगे लिखवा भी दूंगा, ठीक है ना। और अंदर जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जो सारे ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करती हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रेट चैनल कहते हैं, ठीक है ना। या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, फ्रेट चैनल या फिर स्ट्रोमा लैमेली, याद हो जाएगा। और यहाँ पे दो मेम्ब्रेन आपकी है, एक आउटर मेम्ब्रेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में से, वैसे इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन नाम का पोर भी पाया जाता है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। और बीच में इनके जो स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन की, उसको आप बोलते हो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, जो कि कितने एंगस्ट्रॉन का होता है, 100 एंगस्ट्रॉन का होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये कितना था, 100 एंगस्ट्रॉन का ही था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। याद हो गया आपको ये सारी बातें, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया क्या, स्ट्रक्चर पढ़ा दिया किसका, क्लोरोप्लास्ट का। अब इसके संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट चलिए मैं आपको लिख कर बता देता हूँ और सारी पॉइंट्स आप मेरे साथ अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे लिखना है वो ये कि जो ग्रेना है, ग्रेना, ठीक है, इसकी संख्या अगर देखी जाए प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में तो ये होती है 50 से 60 पर क्लोरोप्लास्ट, यानी एक हरित कवक में ग्रेना कितने होते हैं, 50 से 60 होते हैं, ठीक है ना। ईच ग्रेनम, ईच ग्रेनम, प्रत्येक जो ग्रेनम होता है वो मिलकर बना होता है सिक्के समान रचनाओं से, और उन सिक्के समान रचनाओं को आप क्या बोलते हो, थैलेक्वाइड कहते हो, ठीक है ना। तो ईच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ, प्रत्येक ग्रेनम में कितने थैलेक्वाइड्स होते हैं, ईच ग्रेनम कंसिस्ट 100, 10 टू 100, ठीक है ना, कितने, 10 टू 100, 10 से लेकर 100, 10 से लेकर 100 क्या होते हैं, 10 से लेकर 100 थैलेक्वाइड्स होते हैं, ठीक है ना, थैलेक्वाइड्स, ठीक है ना। 10 से 100 क्या होते हैं, थैलेक्वाइड्स होते हैं। प्रत्येक ग्रेनम में कितने होते हैं, 10 से 100 होते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में किसने सबसे पहले बताया था, तो मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर कि इसके बारे में सबसे पहले
ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या था? मेनके, मेनके, MENKE, मेनके, मेनके ने बताया। ठीक है, याद हो गया कि मेनके ने बताया था सबसे पहले कि प्रत्येक ग्रेनम में कितने थैलेकॉइड्स होते हैं, 100 से लेकर 100 से 10 से लेकर 100 तक में, 10 टू लेकर 10 टू 100, 10 टू 100 होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगली बात यहाँ पे याद रखनी है क्या, कि जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं? क्वांटासोम होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटासोम। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? क्वांटासोम होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्वांटासोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्वांटासोम पाए पाए जाते हैं। ठीक है ना, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या पाए जाते हैं? क्वांटासोम पाए जाते हैं। ठीक है। अब क्वांटासोम के बारे में एक बहुत बहुत ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है, कि जो क्वांटासोम है, क्वांटासोम, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, एंड फंक्शनल, फंक्शनल यानी क्रियात्मक, कार्यात्मक या क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यूनिट यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? क्वांटासोम को कहते हैं। याद हो गया आपको? चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला पॉइंट, कि जो क्वांटासोम है, क्वांटासोम, इनके अंदर क्या होता है? मैंने आपको बताया भी एक बार, क्वांटासोम के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल, पर्णहरिम, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब पर्णहरिम। ठीक है ना, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, पर्णहरिम, पर्णहरिम। ठीक है ना, होता है, होता है, होता है। ठीक है ना। अब ये जो जो क्लोरोफिल होता है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? ये क्या करता है? ये लाइट को, लाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है। यानी जो सूर्य का प्रकाश उसको क्या करता है? अवशोषित करता है ना? उसको अवशोषित करता है, उसको ग्रहण करता है। ये लाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है, ट्रैप करता है। तो क्वांटासोम के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को ट्रैप करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ जरूरी बात, कि जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, यूकैरियोट्स मतलब जो विकसित कोशिका वाले होते हैं, हम सभी लोग यूकैरियोट्स हैं, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोट्स में प्लांट्स की बात की जा रही है। तो जो यूकैरियोट्स हैं ना, यूकैरियोट्स, उनमें क्या होता है? उनमें वन क्वांटासोम, यानी एक जो क्वांटासोम है, एक क्वांटासोम, ठीक है ना, उसके अंदर कितने क्लोरोफिल होते हैं? तो एक क्वांटासोम के अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं वो होते हैं 230 से लेकर 250। याद रखेंगे आप लोग, 230 से 250 क्लोरोफिल पाए जाते हैं प्रत्येक क्वांटासोम में, यूकैरियोटिक प्लांट्स में। ठीक है ना। और इसी तरीके से जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स यानी कि जो, जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, अब बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनकी बात की जा रही है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर अगर बात की जाए, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? जो एक क्वांटासोम होता है, एक क्वांटासोम, तो उस एक क्वांटासोम में बहुत ही कम, केवल कितना? केवल जो है आपका टोटल 50, ठीक है ना, केवल 50 क्लोरोफिल पाया जाता है। एक क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल?
50 क्लोरोफिल पाए जाते हैं। याद हो जाएगा आपको, एक क्वांटासोम में 50 क्लोरोफिल देखे जाते हैं। ठीक है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये सब बातें तो जो मैंने बताई, ये सारी बात ग्रेना से जुड़ी हुई बात थी। यहाँ पे कुछ जरूरी बातें कौन कौन सी हो गई, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें क्या हो गई कि प्रत्येक ग्रेनम में कितने होते हैं, 100 से लेकर 10 से लेकर 100 थैलेकॉइड्स होते हैं। ये आपको याद रखना ही रखना है हर हाल में। ठीक है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, क्वांटासोम पाए जाते हैं, और क्वांटासोम क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। ये तो एक बहुत ज़रूरी बात हो गई, तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इसको मैंने बॉक्स में कर दिया। ओके, तो चलिए, ये आपका हो गया क्या कि क्वांटासोम क्या है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट। ठीक है, चलिए, ये आपकी एक बात हो गई। ठीक है ना, और एक क्वांटासोम में 230 से 250 क्लोरोफिल होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और प्रोकैरियोट्स में एक क्वांटासोम में कितने होते हैं क्लोरोफिल, 50। ठीक है ना, 50 क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो मैंने आपको अभी ग्रेना के बारे में बताया, अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रोमा के बारे में बताता हूँ। बात की जाए अगर स्ट्रोमा की, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रोमा जो होता है वो जो आपका क्लोरोप्लास्ट था उसके अंदर जो बेसिक जो फंडामेंटल उसका मैट्रिक्स है, उसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रोमा बोलते हो। तो बात की जाए अगर स्ट्रोमा में, तो स्ट्रोमा में अगर बात की जाए तो बेटा स्ट्रोमा में टोटल जो है आपका क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर आपका डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। ठीक है ना, तो स्ट्रोमा में सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है डबल स्ट्रैंडेड यानी द्विसूत्री सर्कुलर, मतलब गोलाकार सर्कुलर डीएनए। ठीक है ना, ये पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात आपका यहाँ पे और क्या पाया जाएगा, यहाँ पे पाया जाएगा 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डीएनए भी पाया जाएगा और 70s राइबोसोम भी पाया जाएगा। ठीक है ना, और दूसरी बात, एक और ज़रूरी बात कि जो क्लोरोस्टोमा है या जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट ये भी क्या है, एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन है। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, वो भी एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल था, वैसे ये भी क्या है, एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको याद रहेगा ना कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। मतलब ये क्या कर, क्योंकि इसके पास का खुद का डीएनए है, तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, बाइनरी फिजन कर सकता है, और साथ साथ इसके पास राइबोसोम भी है, तो ये अपनी प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन कर सकता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक और बात बहुत ज़रूरी, कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता था कि ईच माइटोकॉन्ड्रिया राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईच ईच न्यू क्लोरोप्लास्ट ईच न्यू क्लोरोप्लास्ट arises from their from their pre-existing क्लोरोप्लास्ट ये वाली पॉइंट्स आपको याद रहेंगी ना, कि ईच न्यू क्लोरोप्लास्ट अराइजेस फ्रॉम दियर प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट। सेम वैसे ही जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैंने ऐसे ही आपको लिखकर बताया था और समझाया था, सेम वही पॉइंट यहाँ पर भी है कि ईच न्यू क्लोरोप्लास्ट अराइजेस फ्रॉम दियर प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्रत्येक नया जो क्लोरोप्लास्ट है वो अपने पूर्ववर्ती हरित लवक से जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है ना, ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से
याद होना चाहिए। चलिए कुछ सिमिलरिटी देख लेते हैं बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में। तो अगली जो हेडिंग पड़ेगी वो क्या पड़ेगी? पड़ेगी सिमिलरिटी, सिमिलरिटी बिटवीन बैक्टीरिया, similarity between bacteria and chloroplast, सिमिलैरिटी बिटवीन बैक्टीरिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना? तो दोनों में क्या समानताएं होती हैं? सबसे पहली चीज क्या, दोनों के अंदर क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, सेम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है ना? सर्कुलर डीएनए दोनों में होता है, बैक्टीरिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी। पहली समानता। दूसरी कि दोनों में क्या होता है? 70S टाइप राइबोसोम होता है। तो 70S टाइप राइबोसोम बैक्टीरिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, इसके मैट्रिक्स में। ठीक है ना? या इसके स्ट्रोमा में। ठीक है ना? अगला पॉइंट कि पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। पोरिन प्रोटीन मैंने इसके बारे में कई बार डिस्कशन किया कि पोरिन प्रोटीन आउटर मेम्ब्रेन में पाई जाती है। तो पोरिन प्रोटीन जो होती है वो पाई जाती है किसमें? बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैंने इसको बताया था आउटर मेम्ब्रेन पे होती है, और यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट के भी आउटर मेम्ब्रेन में क्या होती है? पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है ना? तो पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है कहाँ पर? ऑन आउटर मेम्ब्रेन। और लास्ट में ये भी डिवीजन करता है, डिवाइड होता है। इसका जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है? बाई बाइनरी फिजन। और बैक्टीरिया भी जनरली बाइनरी फिजन से ही डिवाइड करता है। तो बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट भी क्या करता है? बाइनरी फिजन करके न्यू क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट से। ठीक है ना बच्चों? तो ये सारे चार जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए आपके सिमिलरिटी बिटवीन बैक्टीरिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है ना? सबसे पहला क्या कि सर्कुलर डीएनए होता है, दूसरा 70S टाइप राइबोसोम होता है, पोरिन प्रोटीन यहाँ पर भी पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन में पाई जाएगी पोरिन प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन पाई जाएगी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा आप लोगों को। और लास्ट में ये भी क्या करते हैं? बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन करके ये क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये तो मैंने आपको बता दिया। लास्ट में मैं आपको कुछ और ज़रूरी बात, जब मैं क्लोरोप्लास्ट आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये सारी बातें भी आपको ज़रूरी हैं, याद रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक और बात, नाइट्रोप्लास्ट। नाइट्रोप्लास्ट, ठीक है? ये क्या चीज़ें हैं? तो नाइट्रोप्लास्ट क्या होता है बेटा? नाइट्रोप्लास्ट बेसिकली जो है, ये क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला जीन है। क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है? जीन है। जीन क्रोमोसोम में होता है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है? जीन है। ठीक है ना? जो जो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में पाया जाता है। ठीक है ना? जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। याद रहेगा आपको कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए में नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन पाया जाता है, और उस नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन को, जिस जीन से नाइट्रोजन फिक्सिंग की कैपेबिलिटी आती है, उस जीन को आप क्या बोलते हो? नाइट्रोप्लास्ट कहते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? इस तरह से एक और, प्लास्टिडोम। प्लास्टिडोम, बेटा प्लास्टिडोम क्या है? देखो याद करो, जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक सेल में पाए जाने वाले जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सबको मिलाकर कॉन्ड्रीसोम कहा जाता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि ये सेल में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले सभी सभी प्लास्टिड्स को, ठीक है ना? एक सेल में पाए जाने वाले सभी प्लास्टिड्स को, प्लास्टिड्स को क्या बोलेंगे मिलाकर? को हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिडोम बोलेंगे। प्लास्टिडोम, प्लास्टिडोम कहते हैं। सेल में पाए जाने सभी प्लास्टिड्स को एक साथ क्या बोलते हैं? प्लास्टिडोम कहते हैं। ओके, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बहुत जरूरी पॉइंट आप याद रखें कि सभी लवक,
सभी प्लास्टिड यानी सभी लवक आपस में परिवर्तनशील होते हैं। आपस में परिवर्तनशील यानी बेसिकली 3 टाइप्स के जो प्लास्टिड आपके थे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो मैंने तीनों आपको अभी पढ़ाए। तो वो आपस में क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। मतलब वो एक दूसरे में क्या हो सकते हैं? इंटरचेंज हो सकते हैं, बदलते हैं, ठीक है ना। आपस में परिवर्तनशील होते हैं। सभी लवक आपस में क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। याद रहेगा ये पॉइंट, आपस में परिवर्तनशील होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट का बेसिकली तो कोई कलर नहीं होता, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, ठीक है ना। ये आगे चलकर चेंज होता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ये आगे चलकर परिवर्तित हो जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में, यानी रंगीन लवक में चेंज हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट आगे चलकर जो है, क्लोरोप्लास्ट का मतलब केवल ग्रीन कलर प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब रंगीन नहीं, बल्कि क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक। तो जो अवर्णी लवक है ये हरित लवक में चेंज हो जाता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो आगे चलकर वर्णी लवक यानी रंगीन लवक में चेंज हो जाता है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सभी लवक आपस में क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है ना। अब इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि बात की जाए टमाटर की, ठीक है ना। टमाटर, तो आप जानते हो टमाटर जो होता है, टमाटर की जो ओवरी होती है, क्या होती है? ओवरी, ठीक है ना। उसमें क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। टमाटर की ओवरी में क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है ना। आगे चलकर क्या होता है? वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, और टमाटर जो होता है वो कैसा हो जाता है? कच्चा हो जाता है। यानी जब कच्चा फल होता है, टमाटर जब कच्चा रहता है, तो कच्चे फल अवस्था में वो कैसा होता है? हरा होता है। तो कच्चा फल जब होता है टमाटर, तो उस टाइम वो कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है ना, ग्रीन होता है। तो ग्रीन क्यों होता है? ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और आगे चलकर यही क्लोरोप्लास्ट जब क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, तब टमाटर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। नहीं, जब वो पक जाता है, जब वो पका फल वाली कंडीशन में आ जाता है, ठीक है ना, तब वो कैसा हो जाता है? तब वो लाल हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है ना। याद हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक ये जनरल सी बात हो गई कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? वो आपस में परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब वापस से जो है वो लाल से फिर से हरा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज होता है, और क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकते हैं, होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? टमाटर। इसका एग्जाम्पल कौन हो गया? टमाटर हो गया, ठीक है ना। क्योंकि वो जब कच्चा रहता है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जब वो पक जाता है तो वही क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक दो पॉइंट्स और आप नोट करिए। देखिए, क्लोरो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के डीएनए क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की खोज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की खोज। देखिए मैंने क्या लिखा, किसने की थी क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की खोज? प्लाउट ने और रिस ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिस, RIS, व प्लाउट, प्लाउट, PLAUT, प्लाउट, रिस और प्लाउट ने की थी, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की खोज किसने की थी? रिस और प्लाउट ने की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए का डीएनए कैसा होता है? GC रिच होता है, GC रिच। GC रिच मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के भी डीएनए में बताया था कि ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं? GC रिच कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। GC रिच, ठीक है, होता है। तो सेम ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के भी डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा ज्यादा होती है एडेनिन और थायमिन की तुलना में, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी कैसा होता है? GC रिच होता है, ठीक है। तो ये दो बात आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट सभी लवक जो होते हैं वो आपस में, सबसे पहले तो नाइट्रोप्लास्ट क्या होता है? तो नाइट्रोप्लास्ट आपको याद रखना है क्या, कि नाइट्रोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जीन होता है, क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने संबंधी जीन को आप क्या बोलते हो? नाइट्रोप्लास्ट कहते हो,
प्लास्टिडोम क्या होता है कि एक सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्लास्टिड होते हैं, जितने भी लवक होते हैं, सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? प्लास्टिडोम कहते हैं। एक सेल में पाए जाने वाले सभी लवक को क्या बोलते हैं? प्लास्टिडोम कहते हैं। याद हो गया? ठीक है ना, सभी लवक को क्या बोलते हैं? प्लास्टिडोम कहते हैं। ठीक है ना। सभी लवक आपस में कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। सभी लवक आपस में परिवर्तन, यानी सारे जितने भी टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, 3 बेसिक टाइप के होते हैं ना, तो वो आपस में क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए था उसकी खोज किसने की थी? रिस और प्लाउट ने की थी। रिस और प्लाउट ने क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की खोज की थी। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो जीसी रिच होता है, सेम ऐसे ही जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है वो भी कैसा होता है? जीसी रिच होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में मैं आपको 2 ज़रूरी बातें और नोट करवा देता हूँ, उसके बाद मैं इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि बात की जाए अगर फंक्शन की, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, हरित लवक के कार्य। तो बेटा अगर फंक्शन की बात करोगे तो सबसे पहले इसमें देखो 2 मेन काम आपके होते हैं। एक तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा जो फंक्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो किचन। क्या बोलते हो? किचन, रसोई घर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फूड बनता है, तो इसलिए इसको आप क्या बोलते हो? किचन ऑफ द सेल, कोशिका का रसोई घर। किसको बोलते हो? क्लोरोप्लास्ट को बोलते हो। ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट का बेसिकली फंक्शन क्या है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस करना, ये इसका बेसिक फंक्शन है। किसका? क्लोरोप्लास्ट का, प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं? किचन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल, कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक है ना। अभी मैंने आपको थोड़ा सा क्लोरोफिल के बारे में बताया था। थोड़ा सा क्लोरोफिल मैंने आपको जैसा कि बताया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेनम होता है, ग्रेनम के अंदर थैलेकॉइड्स होते हैं, और थैलेकॉइड्स में क्या होते हैं? क्वांटासोम होते हैं। क्वांटासोम को क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो ये जो क्वांटासोम होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर को जरा सा देख लें, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम, ठीक है, की संरचना, ये भी बहुत जरूरी है, इसको पता होना चाहिए आपको बेसिक इसमें। क्लोरोफिल, ठीक है। तो अगर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो बेटा इसमें 2 पार्ट होते हैं। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका होता है हेड। क्या होता है? हेड, ठीक है ना, जो कि कितना होता है? 15 एंगस्ट्रॉन इंटू 15 एंगस्ट्रॉन, 15 × 15 एंगस्ट्रॉन, लंबा चौड़ा। ठीक है ना। और दूसरा आपका जो होता है पार्ट इसमें क्लोरोफिल के अंदर, उसको आप बोलते हो फाइटोल टेल। फाइटोल, PHYTOL, फाइटोल टेल, याद हो जाएगा आपको, फाइटोल टेल। ठीक है ना। इसकी लेंथ कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन। ठीक है ना। फाइटोल टेल की लेंथ कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है ना। अब ये जो हेड होता है ना, हेड, ये हेड, ये हेड जो है, ये एक्चुअल में किसका बना हुआ है? हेड जो है वो बना हुआ है हेड पोरफायरिन रिंग। कौन सी रिंग? पोरफायरिन, पोरफायरिन रिंग। ठीक है ना। पोरफायरिन रिंग, जिसको और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेट्रापायरोल रिंग। क्या बोलते हैं? टेट्रा टेट्रापायरोल, PYROLLE, टेट्रापायरोल रिंग। ओके। तो जिसको आप पोरफायरिन रिंग कह रहे हो उसी को टेट्रापायरोल रिंग भी कह रहे हो। तो हेड जो होता है ना वो बेसिकली क्या होता है? पोरफायरिन रिंग या टेट्रापायरोल रिंग होती है। इसी को आप क्या बोलते हो? हेड बोलते हो।
ठीक है ना। और जो आपका टेल है ना, टेल वो बेसिकली क्या है, जैसा कि मैंने वहां पर भी लिखा फाइटोल टेल होती है, फाइटोल टेल। अब जरा सा मैं इसके फिगर भी आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं इसका फिगर दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने मैग्नीशियम Mg, ठीक है ना, तो Mg से आपको इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है ना। इस तरह से आपने बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी पायरोल रिंग है। कितने पायरोल रिंग है, 4 है ना, इसीलिए इसको टेट्रा पायरोल रिंग भी कहते हैं। पायरोल रिंग हो गई, ठीक है ना। बीच में आपका क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक टेल हो जाएगी इस तरह से। क्या हो जाएगी, ये क्या है, ये एक टेल हो गई, फाइटोल टेल। फाइटोल टेल, ठीक है, फाइटोल टेल। और ये जो पोर्शन आपका है इतना, ये आपका क्या हो गया, हेड हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, हेड हो गया। ठीक है, ये हेड हो गया और नीचे क्या है, फाइटो टेल हो गई। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि हेड जो होता है वो 4 फायरिंग रिंग या टेट्रा पायरोल रिंग से बना होता है, और जो टेल होती है वो फाइटोल टेल होती है। यहाँ पर आपकी साइज भी मैंने लिखा है, हेड जो होता है 15 इंटू 15 एंगस्ट्रॉन होता है, और फाइटोल टेल जो होती है वो कितनी लंबी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन, 20 एंगस्ट्रॉन लंबी होती है। ठीक है ना। ये तो हो गया क्या, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। और क्लोरोफिल के टाइप्स भी मैं आपको लास्ट में लिखवा देता हूँ, आप इसको भी अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंट डालेंगे आप क्या, क्लोरोफिल के टाइप्स, क्लोरोफिल के प्रकार। चलिए बात की जाए अगर क्लोरोफिल के प्रकार की, ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्या, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए कहाँ पे होगा, तो क्लोरोफिल जो होता है वो एक यूनिवर्सल पिगमेंट है, सब जगह पे होता है, सभी तरह के प्लास्टिड में होता है, सभी तरह के क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल के अंदर होता है। ठीक है ना। तो क्लोरोफिल ए कहाँ पे होगा, ये यूनिवर्सल पिगमेंट, यूनिवर्सल पिगमेंट, ठीक है ना। मतलब ये सभी जगह पर सभी तरह के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल ए। अगला जो आपका हो जाएगा वो है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी बेसिकली जो है सभी में पाया जाएगा, सभी में उपस्थित, सभी में उपस्थित, उपस्थित, ठीक है ना। केवल 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 रेड, ठीक है ना, और ब्राउन, ब्राउन और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर, मतलब इनके अंदर नहीं पाया जाएगा, को छोड़कर, याद रहेगा। मतलब लाल भूरी और नीले हरे शैवालों को छोड़कर बाकी सभी में पाया जाएगा क्या, क्लोरोफिल बी। ठीक है ना। अगला है क्लोरोफिल सी। तो बेटा क्लोरोफिल सी अगर बात की जाए कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा ब्राउन एल्गी में, भूरी शैवाल में। ये आपको याद रहेगा, बहुत आसान है, ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डी, बेटा क्लोरोफिल डी जो है वो रेड एल्गी में होगा। कहाँ पर, रेड एल्गी, लाल शैवाल, लाल शैवालों में
कौन सा क्लोरोफिल होता है? लाल शैवालों में होता है क्लोरोफिल डी, ठीक है ना। अगला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल ई, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल ई की बात की जाए तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? ये पाया जाएगा आपका ज़ैंथोफाइसी क्लास में। कहाँ पर? ज़ैंथोफाइसी क्लास में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़ैंथोफाइसी। ज़ैंथोफाइसी क्या है? एल्गी की क्लास है, एल्गी की क्लास है, ठीक है ना, ज़ैंथोफाइसी। चलिए, हो गया। अब इसके अलावा कुछ और भी क्लोरोफिल होते हैं, मैं उसके भी नाम लिख देता हूँ, जैसे कि बैक्टीरियो, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होंगे उनके अंदर क्या होगा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए नाम का क्लोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है ना। अगला जो है वो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी। तो ये किस में पाया जाएगा? तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी आपका पाया जाएगा, ये भी उसी में पाया जाएगा, किसमें? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, पर्पल सल्फर, याद कर लेंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में ही पाया जाएगा कौन? बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। और लास्ट में एक और क्लोरोफिल होता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियो विरिडिन, बैक्टीरियो, बैक्टीरियो विरिडिन, ठीक है ना। तो बैक्टीरियो विरिडिन नाम का जो क्लोरोफिल है ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है ग्रीन एल्गी में, हरी शैवाल में, ग्रीन, ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा, ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा, याद रहेगा आप सबको, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए क्लोरोफिल के टाइप्स, ठीक है ना। कौन कौन से टाइप्स हो गए? सबसे पहले क्लोरोफिल ए हो गया, कहाँ पाया जाएगा? ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, ये सब जगह पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है, ये सभी तरह के प्लांट्स में पाया जाता है क्लोरोफिल ए, ठीक है ना, सभी तरह के प्लांट्स में पाया जाता है, सारे प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्लोरोफिल बी, ये भी सभी में होता है, केवल रेड, ब्राउन और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर। क्लोरोफिल सी कहाँ है? ब्राउन एल्गी में है। क्लोरोफिल डी कहाँ है? रेड एल्गी में है। और क्लोरोफिल ई ज़ैंथोफाइसी में पाया जाता है, क्लास ज़ैंथोफाइसी में। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए कहाँ? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी नाम का जो क्लोरोफिल है वो भी कहाँ पे? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। और लास्ट में बैक्टीरियो विरिडिन, ये भी कहाँ पे पाया जाता है? ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, ठीक है ना बेटा। लास्ट में एक क्वेश्चन है, मैं आपको नोट करवा दूं, ठीक है ना, आप सब लोग मेरे साथ इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है, चलिए क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी में क्या अंतर है? क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ए में, ठीक है ना, क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप, CH3 को क्या बोला? मिथाइल, मिथाइल ग्रुप कहाँ होता है? सेकंड, सेकंड पाइरोल रिंग, सेकंड पाइरोल रिंग पर पाया जाता है। क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप कहाँ पाया जाता है? सेकंड पाइरोल रिंग पर पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। और क्लोरोफिल बी में, क्लोरोफिल बी में, क्लोरोफिल बी में क्या होता है? मिथाइल ग्रुप के स्थान पर, मतलब मिथाइल ग्रुप नहीं होता और उसकी जगह पर क्या होता है? मिथाइल ग्रुप
के स्थान पर क्या होगा, मिथाइल ग्रुप के स्थान पर एल्डिहाइड ग्रुप CHO, CHO मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप यानी समूह, मिथाइल मिथाइल ग्रुप के स्थान पर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। ठीक है, याद हो गया आपको। क्लोरोफिल ए में क्या होता है, सेकंड पायरॉल रिंग पर मिथाइल ग्रुप होता है, और क्लोरोफिल बी में मिथाइल ग्रुप के स्थान पर कौन सा ग्रुप होता है, CHO। ठीक है ना, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। ठीक है ना, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। मिथाइल ग्रुप के स्थान पे कौन सा ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, भूलिएगा मत प्लीज। ठीक है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो गया। ठीक है ना, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में यही होता है अंतर। ठीक है, चलिए बच्चों, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्लास्टिक के बारे में। मैंने आज आपको पूरा प्लास्टिक पढ़ाया, प्लास्टिक से जुड़ी जितनी भी बातें होती हैं सारी बातें मैंने आपको नोट भी करवाई, समझाई भी। इस रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आगे मुझसे पूछेगा भी। ठीक है ना, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए, यहाँ से आपके बहुत अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आपके सारे क्वेश्चन सही भी होंगे, ये भी वादा है आपसे। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटेगा नहीं आपके एग्जाम में। ठीक है ना, तो खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। DPP जो आपको दी जाती है, पर DPP को बहुत अच्छे से लगाइए, उससे आपका रिवीजन होगा और साथ साथ आगे चलकर आपके टेस्ट भी होते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे किसी और सेल ऑर्गेनल को लेकर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए